Audio Jungle. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति और हमेशा की तरह मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि LIC की पॉलिसी कैसे बेचें, यानी कि क्लाइंट को देखकर, क्लाइंट से बात करके आप ये कैसे डिसाइड करें कि आपको इस क्लाइंट को, जो आपका कस्टमर है, जो क्लाइंट है, उसको आपको कौन सी पॉलिसी देनी चाहिए, कौन सी पॉलिसी उसके लिए रहने वाली है बेस्ट। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं हमारी इस वीडियो को 4 पॉइंट्स में कवर करूँगी कि आपको कैसे क्लाइंट को कैसी पॉलिसी आपको देनी चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं यही आपको बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं और इस टाइप की वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आगे जो भी न्यू वीडियोस अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसी के साथ साथ अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ हमारी वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं और चलते हैं हमारी वीडियो के अंदर। सो फ्रेंड्स, आज के टाइम में अगर आप भी एजेंट हैं तो आपको ये बात पता ही होगी कि किसी भी एजेंट के लिए पॉलिसी बेचना आसान बात नहीं होती है। पहले किसी क्लाइंट को ढूंढना, उसके बाद उस क्लाइंट से मीटिंग करना, उस क्लाइंट को किसी भी प्लान के बारे में उसकी डिटेल्स देना, समझाना, उस जो भी उसका प्लान है वो प्लान उसको क्यों लेना चाहिए, ये सारी बातें बताना। लेकिन ये सारा काम करने के बाद एंड में आपको पता चलता है कि इस क्लाइंट को इस प्लान की नहीं, दूसरे प्लान की ज़रूरत थी, या फिर जो प्लान मैंने बताया वो इसकी बजट से बाहर है, या फिर जो प्लान मैंने इसको प्रेजेंट किया वो इसको समझ में नहीं आया, इसने पहले ही कोई प्लान सोच रखा था, इसको वही प्लान चाहिए। तो फ्रेंड्स, सारी मेहनत करने के बाद जब एंड में आपको ये पता चलता है कि क्लाइंट ने ऑलरेडी कुछ सोच रखा है, या फिर वो इतना पैसा नहीं दे पाएगा, या फिर कुछ भी रीज़न है, तो फ्रेंड्स आपको बाद में जो भी आपने मेहनत की थी, जो भी आपने उसको समझाया था, आपकी सारी मेहनत वहीं पे धरी के धरी रह जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप लोग एजेंट हैं तो आपको ऐसी 4 बातों का ध्यान रखना है, जिससे कि अगर आप किसी भी क्लाइंट से मिलते हैं तो आपका टाइम भी ज़्यादा नहीं जाएगा और आप अपने प्लान को भी बेच पाएंगे। तो फ्रेंड्स, कौन से हैं वो 4 पॉइंट? चलिए मैं आपको पहला पॉइंट बताती हूँ। फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे बात करें सबसे पहले पॉइंट की, तो फ्रेंड्स सबसे पहला हमारे यहाँ पे पॉइंट है कि नीड के अकॉर्डिंग, यानी कि आपको क्लाइंट की नीड जाननी है कि आपके क्लाइंट की नीड क्या है। यानी कि उसे लॉन्ग टर्म के लिए 25-30 साल का कोई प्लान चाहिए, या फिर उसको 12-15 साल का कोई प्लान चाहिए, या फिर उसको सिंगल यानी कि FD प्लान चाहिए, या फिर रेगुलर प्लान चाहिए। उसको कौन सा प्लान चाहिए, पहले आप उसकी नीड को जानो कि उसको आखिर चाहिए क्या। हो सकता है कि उसको यहाँ पे 25 साल का, या फिर हो सकता है कि मान के चलते हैं उसको 12 साल का प्लान चाहिए, लेकिन आपने समझा दिया 25 साल वाला प्लान, लेकिन वो इतना लंबा तो उसमें इन्वेस्ट कर ही नहीं सकता। मान के चलते हैं कि उसकी बेटी है जो कि 8 साल की है, और वो प्लान लेना चाहता अपनी बेटी की शादी के लिए, और आपने उससे उसकी नीड नहीं पूछी, आपने सिर्फ उसको कोई भी अच्छा सा प्लान जो 25 साल का है वो आपने उसको बता दिया। तो फ्रेंड्स, उसको ये लगेगा कि उसकी बेटी तो 8 साल की है और उसको अपनी बेटी की शादी के लिए चाहिए। तो फ्रेंड्स, 25 साल बाद उसकी बेटी की एज क्या होगी, तो ये पैसा उसके किसी काम का नहीं है, ऐसा वो क्लाइंट मन ही मन में सोचेगा। और अगर वो आपसे पॉलिसी लेने वाला होगा तो भी वो आपसे पॉलिसी नहीं लेगा। तो फ्रेंड्स, आप कभी भी क्लाइंट से मिलते हैं तो आपको अपना प्लान नहीं बताना है, पहले आपको क्लाइंट की नीड पूछनी है, क्लाइंट की ज़रूरत क्या है, उसे पैसे की ज़रूरत कब है, आपको ये पूछना है। अगर आप किसी भी क्लाइंट से मीटिंग करते हैं तो फर्स्टली आपको उससे यही कहना है कि सर आपको ये पैसा कितने साल में चाहिए, यानी कि आप कितने साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर आपको ये पैसा अपने बच्चे की शादी के लिए चाहिए, या फिर अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए चाहिए, आपको किस पर्पज़ से चाहिए। अगर क्लाइंट आपको कहता है कि मुझे शादी के पर्पज़ से चाहिए, अपनी बेटी की शादी के लिए, तो आपको ये पूछना है कि आपकी बेटी की उम्र क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्लान बताना है। अगर उसकी बेटी 8 साल की है तो आप 25 साल का प्लान बताएंगे तो क्लाइंट आपसे प्लान नहीं लेगा। अगर उसकी बेटी 8 साल की है और अगर आप उसको 12 साल का प्लान बताएंगे तो हो सकता है कि वो आपसे प्लान ले ले, क्योंकि फ्रेंड्स 12 साल बाद उसकी बेटी 20 साल की हो जाएगी, और अगर वो अपनी बेटी की शादी 20 साल में करना चाहता है तो उस प्लान को लेगा, या फिर आप उसको 15 साल का भी प्लान दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्टली आपको क्या करना है, क्लाइंट से उसकी नीड पूछनी है कि उसको ये मनी, ये पैसा उसको कितने समय बाद चाहिए। उसके बाद ही आप उसको कोई भी प्लान प्रेजेंट करें।
तो फ्रेंड्स फर्स्ट हमारा ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, अगर आप किसी भी क्लाइंट से मिलने जा रहे हैं तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। फ्रेंड्स सेकेंडली अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि सेकेंड हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है पॉलिसी बेचने का, तो फ्रेंड्स जब भी आप किसी भी क्लाइंट से मिलते हैं तो आप क्या करते हैं, सीधे उसको 20 लाख 30 लाख 50 लाख के अकॉर्डिंग कोई भी प्लान प्रेजेंट करके दिखा देते हैं, और ये सारी चीज़ें करने में आपका काफ़ी टाइम लग जाता है। एंड में आपको पता चलता है कि क्लाइंट कहता है कि सर मैं इतना ज़्यादा मंथली तो यहाँ पे 7-8 हज़ार रुपये का प्रीमियम नहीं दे सकता, ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको मंथली का 5 हज़ार या फिर मंथली का 4 हज़ार ही दे सकता हूँ। तो आपकी सारी प्रेजेंटेशन जो भी आपने बनाई थी वो सारी वेस्ट हो जाएगी, तो आप जो भी घर से प्लानिंग करके गए थे वो भी सारी आपकी ख़राब हो जाएगी। तो फ्रेंड्स सेकंड पॉइंट में आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द पॉकेट, यानी कि जो क्लाइंट की पॉकेट अलाउ करती है आपको उसके अकॉर्डिंग उसको प्लान बताना है। तो फ्रेंड्स फर्स्टली आपको तो जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बता ही दिया कि क्लाइंट से उसकी नीड पूछनी है कि उसको कितने समय बाद पैसा जो मनी है उसको चाहिए। सेकंड यानी कि दूसरा अगर मैं यहाँ पे पॉइंट की आपसे बात करूँ कि जो वो क्लाइंट है उसकी पॉकेट कितना उसको अलाउ करती है, यानी कि उसकी पॉकेट यहाँ पे अलाउ करती थी 4 हज़ार रुपये मंथली और आपने उसको प्लान समझा दिया 10 हज़ार रुपये मंथली के हिसाब से, तो वो आपसे प्लान कैसे लेगा, वो आपसे प्लान बिल्कुल भी नहीं लेगा। तो फ्रेंड्स आप जब भी किसी क्लाइंट से मिलने जाते हैं तो दूसरे नंबर पे आप उससे ये सवाल ज़रूर कीजिए कि सर आपको मैच्योरिटी पे कितना पैसा चाहिए, या फिर आप कितना पैसा साल का कितना पैसा दे सकते हैं, या फिर आप बीमा कितने का लेंगे। तो फ्रेंड्स इन 3 सवालों में से आप कोई भी एक सवाल का अगर जवाब क्लाइंट आपको दे देता है तो फ्रेंड्स आपका काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपको क्लाइंट से डील करनी है, आपको एक भी क्लाइंट छोड़ना नहीं है और आपको क्लाइंट की पॉकेट के अकॉर्डिंग ही चलना है। पता चले कि क्लाइंट हो सकता है कि वो क्लाइंट 20 हज़ार रुपये मंथली आपको दे सकता हो, लेकिन आपने अपने अकॉर्डिंग ही सोच लिया कि शायद ये इतना नहीं दे पाए और आपने 5 हज़ार मंथली के हिसाब से उसको प्लान दे दिया, तो हो सकता है वो ले भी ले तो इसमें आपका तो लॉस हो ही जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि जो क्लाइंट है उसकी पॉकेट क्या अलाउ करती है। आप उससे ज़रूर पूछिए कि सर आप मंथली कितना पे कर सकते हैं या फिर ईयरली आप कितना पे कर सकते हैं। जो क्लाइंट आपको बताएगा उसके अकॉर्डिंग ही आप उसको प्लान प्रेजेंटेशन करके आगे बताइए। अब फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आपको थर्ड पॉइंट बताती हूँ। फ्रेंड्स कई केसेस में क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं यानी कि जो कि बीमा नहीं ले सकते, बीमा नहीं लेना चाहते, उनकी इतनी ज़्यादा सेविंग नहीं है और वो कोई भी LIC परचेज़ नहीं कर सकते, लेकिन आपको ऐसा कोई क्लाइंट आपको मिला है जो कि गरीब है, काफ़ी बड़ा बीमा नहीं ले सकता, तो उसको आपको छोड़ना नहीं है। अगर कुछ नहीं तो आप उसको 1 लाख का ही दीजिए, आने वाले समय में उसका ही वो फ़ायदा होके उसको मिलने वाला है। अभी क्लाइंट को ये बात समझ में नहीं आती, लेकिन अगर भगवान ना करे उसके साथ कुछ भी गलत हो जाता है आने वाले समय में और फैमिली को जब वो छोटा सा अमाउंट भी मिलता है तो उस समय में वो छोटा सा अमाउंट भी काफ़ी बड़ा यहाँ पे काम करता है, क्योंकि उस समय पे फाइनेंशियल सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, इमोशनल सपोर्ट के साथ साथ। तो फ्रेंड्स अगर कोई भी व्यक्ति है जो कि गरीब है, बीमा नहीं लेना चाहता, तो फ्रेंड्स आप उसको मनी बैक वाला प्लान दे सकते हैं। आप उसको क्या बोल के दे सकते हैं कि सर आपको 5-5 साल में इसमें कुछ % पैसा यानी कि 10,000 20 जो हज़ार रुपये हैं वो आपको मनी बैक के रूप में मिलते रहेंगे और इससे आप अपना खर्चा चलाते रहिएगा या फिर आप इससे ही अपनी पॉलिसी को भरते रहिएगा। तो फ्रेंड्स ये भी एक ऑप्शन होता है कि आप किसी भी क्लाइंट को छोड़िए नहीं, अगर वो गरीब है, अगर कोई प्लान नहीं ले पा रहा तो आप उसको मनी बैक प्लान ऑफर कर सकते हैं। मनी बैक प्लान में उसका काम भी चलता रहेगा, उसकी पॉलिसी भी चलती रहेगी और एक उसका जो इंश्योरेंस कवर है वो भी उसका चलता रहेगा, यानी कि उस व्यक्ति का एक इंश्योरेंस हो जाएगा। अब फ्रेंड्स मैं आपको हमारा चौथा और सबसे लास्ट पॉइंट बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी आपको ध्यान रखने वाली है। अगर आपको मौका मिले कोई भी लॉन्ग टर्म वाली पॉलिसी सेल करने का तो आप जीवन लाभ पॉलिसी को ही सेल करिए। अगर कोई भी व्यक्ति कहता है कि मुझे कोई अच्छा सा प्लान बताइए जिसमें अच्छा खासा मुझे रिटर्न मिल जाए, तो फ्रेंड्स आप जीवन लाभ प्लान का 16-25 का जो हमारा प्लान है जिसमें कि 16 साल प्रीमियम देना होता है, 25 साल में मैच्योरिटी आती है, 9 साल का यहाँ पे आपको वेटिंग पीरियड होता है। इसमें आपको ना ही LIC से कुछ लेना होता है ना ही देना होता है और इस पॉलिसी में आपको काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न देखने के लिए मिल जाता है, क्योंकि आज के समय में जो सबसे ज़्यादा बोनस रेट है वो जीवन लाभ प्लान का ही है।
तो फ्रेंड्स, अगर कोई व्यक्ति ऐसा बोलता है आपसे सामने से कि मुझे ऐसा प्लान बताइए जिसमें कि मुझे अच्छा खासा रिटर्न मिल जाए और मुझे इसमें बहुत अच्छा रिटर्न चाहिए, या फिर मुझे सबसे अच्छी पॉलिसी बताइए, मुझे लॉन्ग टर्म की पॉलिसी बताइए, तो आप उसको ये प्लान दे सकते हैं। जीवन लाभ प्लान काफ़ी अच्छा प्लान है और इसमें सबसे अच्छी बात यही है कि आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने के लिए मिल जाता है। बस इसका माइनस पॉइंट क्या है कि इसमें जो 9 साल का वेटिंग पीरियड है वही इसमें थोड़ा सा माइनस पॉइंट देखा जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपको इसमें बीच में पैसे की ज़रूरत होती भी है तो आप अपनी ही पॉलिसी पे लोन ले सकते हैं। लोन का जो इंटरेस्ट होता है ईयरली का यहाँ पे 10.5% का लगता है, जो कि आपको अपनी जो ब्रांच है वहाँ पे आपको जमा करवाना होता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप लोग भी कर सकते हैं। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि सबसे अच्छी पॉलिसी आपके लिए कौन सी रहेगी, तो जीवन लाभ पॉलिसी काफ़ी अच्छी रहेगी लॉन्ग टर्म के लिए। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी एजेंट हैं और आपके मन में भी ऐसे अगर कुछ सवाल थे तो आई होप आप लोगों को इसका जवाब मिल गया होगा। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो से कोई भी हेल्प मिलती है, कुछ भी आपको मेरी वीडियो में अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और मेरे चैनल को यहाँ अगर आप यहाँ तक आ ही गए तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल भी ना जाएं, और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिले। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय फ्रेंड्स।